हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार। आज मैं आपको 12वीं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने वाला हूं। यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे और मेरा यह मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन नोट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट किस तरह किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हिंदी में, चूंकि यह जो चैनल है, इस चैनल पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाए जाते हैं, तो हिंदी में भी बातों को समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग हिंदी में विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लिया जाए। इसका डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट एरिया। अगर इस बात को हिंदी में बोलना हो तो विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। मैंने बताया शुरू में ही कि यह चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो दोनों तरह की बातें मैं दोनों लैंग्वेज में कोशिश करूंगा कि बातों को आपके सामने रखूं ताकि आप आसानी से समझ सके। तो अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखा क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, और ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। या काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके द्वारा हम लोग किसी स्थान पे विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। विद्युत बल रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहा जाता है। अगर मैं कहीं विद्युत क्षेत्र रेखा कहूं तो यह समझ है कि बल रेखा की ही बात है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से समझ जाइए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस तरह के लाइंस होते हैं, ये कर्व्स होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं। तो हमने यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ किया, और ये लाइंस इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस जगह पे हमने एक एरिया रख दिया, एक क्षेत्रफल रख दिया, और इस एरिया से जितनी भी फोर्स लाइन क्रॉस हो रही हैं, जितनी बल रेखाएं इस एरिया को पार कर रही हैं, उसी की संख्या को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, है ना। आइए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे यह एक एरिया सर्कल आप देख रहे हैं, और इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इस एरिया से जितने भी लाइंस, जितने भी फोर्स लाइंस गुजरेंगे, उन्हीं की संख्या को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट क्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, फाई ई से। जब आगे आप मैग्नेटिज्म पढ़िएगा तो वहां पे आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे टर्म मैग्नेटिज्म में भी आते हैं। तो एक टर्म ये भी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे, और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स। और किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म में आप फाई बी के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे। यस, अगर फाई बी हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स, और फाई ई हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
खैर आगे बात को बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ। अगर कोई पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, तो देखिए कितना आसान सा डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में से डॉट हटेगा तो क्या लगता है, डॉट प्रोडक्ट में से डॉट हटता है तो कॉस थीटा लगता है। ये आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट में देखे होंगे। तो यहां से मैं ये डॉट हटाने वाला हूं। ये डॉट हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये कंप्लीट मेजरमेंट है। किसी भी एरिया से कितना फोर्स लाइन क्रॉस करेगा उसका ये कंप्लीट मेजरमेंट है। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया, और थीटा क्या है, थीटा को चलिए समझा जाए। थीटा क्या है, सपोज कीजिए हमने यहां पे एक एरिया लिया, इस तरह से एरिया वेक्टर ड्रॉ किया। मैं एरिया वेक्टर पे भी डिस्कशन करूंगा आपके साथ। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको एक एंगल मिल रहा है। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच आपको क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है। देखिए ये थीटा मिल रहा है, और ये थीटा ही हमने इस जगह पे लिखा हुआ है। ये जो कॉस थीटा में थीटा आया हुआ है वो किसके बीच का एंगल है, तो वह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पे, है ना। अब आगे हम लोग डिस्कशन को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि आपने एक एरिया लिया, आपने एक एरिया लिया ए। मैं इस बात को फिर से दोहरा दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी बातों पे डिपेंड करता है, तीन बातों पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया पे, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बने एंगल पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो हमने एक एरिया लिया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर जितना बढ़ेगा उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने यहां पे तीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ किया, ठीक है। और सपोज कीजिए कि वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कंसीडर किया E1, और अब मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का संख्या बढ़ा दी। अभी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, और इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया 8, है ना। फर्स्ट वाले कंडीशन में हम लोग जब तीन लाइन गुजारे थे तो E1, और अब हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 3 6 7। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया E2। तो किस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा जिस स्थिति में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का डेंसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो E2 क्या हो गया, ज्यादा हो गया E1 से। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर किसी एरिया के रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम बढ़ाएंगे तो उस एरिया से क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना मतलब उस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर बढ़ना, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई।
जितना ज्यादा आप किसी एरिया से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे उतना ज्यादा उस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा और उतना ही ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा। अब हम लोग दूसरी बात पे देखते हैं। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? दूसरा तो एरिया पे डिपेंड करता है। तो यह एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, किस तरह से ये एरिया पे डिपेंड करता है, आइए इसको समझते हैं। एरिया बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, इसको चेक करते हैं। यहां पे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिया, हिंदी वाले लोग इसको क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा हमने लिया। और अब हमने यहां पे दो एरिया लिया, एक एरिया A1 और एक एरिया A2। अब आप मुझे देख के बताओ कि किस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं, A1 से या A2 से। A1 से हम देख रहे हैं 1 2 3 लाइन क्रॉस किया, जबकि A2 से 1 2 3 4 5 6 7। और मैं कहूं A1 बड़ा या A2 बड़ा, तो A2 बड़ा है। तो जितना बड़ा आप एरिया लीजिएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उतना ज्यादा क्या होगा, गुजरेगा। इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो यानी जो फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा हमको फ्लक्स उतना ज्यादा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उतना ज्यादा मिलेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग डिस्कशन करेंगे एरिया वेक्टर के ऊपर में कि एरिया वेक्टर क्या होता है और थीटा पे किस तरह से डिपेंड करता है। इन बातों को लेकर के मैं अब आपके सामने आने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है और यह कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखिए, एरिया वेक्टर किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाने वाला नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर। सपोज कीजिए यह एरिया है और हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर आप एक वेक्टर ले लीजिए और ये जो वेक्टर आपने लिया यही वेक्टर आपका एरिया वेक्टर होगा। अब आप इस तरह से अगर एरिया कर दीजिएगा तो इसके परपेंडिकुलर आप एक आउटवर्ड वेक्टर लीजिए। ये आप देख रहे हैं मार्कर हमारा एक वेक्टर की तरह लिया जा रहा है। तो ये जो आपने एरिया वेक्टर ये जो वेक्टर आपने लिया जो इस एरिया के परपेंडिकुलर है, यह वेक्टर ही हमारा एरिया वेक्टर कहा जाएगा। जैसे एक और उदाहरण से समझिए इसको। सपोज कीजिए कि एक XY प्लेन में एक एरिया हमने रख दिया OPQR और मुझे इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो आपको मैंने क्या बताया, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉ किया जाएगा। तो यह एरिया है और इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये आप देख लीजिए इस एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये मैं पूछूं कि ये जो वेक्टर है वो किस एक्सिस के अलोंग आप ड्रॉ करोगे, तो यह जो वेक्टर है वो जेड एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया जाएगा। तो एरिया वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग मिला, एरिया वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग मिला। तो एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड खींचा जाएगा। जो क्षेत्रफल सदिश होता है वह सदैव किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर खींचा जाने वाला सदिश है। ठीक, अब आगे देखिए कि यह थीटा पे किस तरह से निर्भर करेगा। अभी आपने एक एरिया लिया जिसका एरिया वेक्टर इस तरह से दिया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में गुजर रहा है, विद्युत बल रेखा इसी डायरेक्शन में गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं पूछूं कि इस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे कि नहीं, तो आप देखो इसी डायरेक्शन में गुजर रहा है। यह एरिया हो गया, ये एरिया हो गया और इस डायरेक्शन में लाइंस गुजर रहे हैं, तो फ्लक्स का वैल्यू तो मुझे मिलेगा। मैं पूछूं थीटा कितना डिग्री है, तो आपको भी थीटा 0 डिग्री है और इस स्थिति में फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा।
है कि नहीं। ये देखो एरिया वेक्टर हो गया और इसी डायरेक्शन में क्या हम गुजार रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को गुजार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस एरिया से हमें फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। अब इसका एक और है कि अब अगर हम इस एरिया वेक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमाते हुए कुछ इस तरह से कर दें, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर आ रहा है एरिया वेक्टर की, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन परपेंडिकुलर आ रहा है इस एरिया वेक्टर के। तो क्या इस एरिया से फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फील्ड एरिया ये है, देखो ये एरिया है, ये एरिया है और इस डायरेक्शन में यदि फोर्स लाइन गुजर जाएंगे तब तो मुझे फील्ड फ्लक्स मिलेगा। लेकिन एरिया ये है, ये एरिया है और फील्ड लाइन ऐसे आ गया, इस तरह से फील्ड लाइन से है या फोर्स लाइन है। तो क्या ये फोर्स लाइन इसको पार कर पा रहा है इस एरिया को? नहीं। जब नहीं पार कर पाएगा तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। तो जैसे मैंने कहा कि ये एरिया वेक्टर है जो एरिया के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और इस प्लेन के इस एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो आप मुझे बताओ ई और ए के बीच एंगल कितना मिलता है? तो इस स्थिति में थीटा कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। भाई सपोज कर लीजिए कि एक्स एक्सिस पर हमारा एरिया है और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है। आप देख लो ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या इस एरिया को पार करेगा? नहीं पार करेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर किसके डायरेक्शन में है? सपोज करो एक्स के डायरेक्शन में। मान लो कि एरिया वेक्टर भी एक्स के डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन पर आ रहे हैं? वाई डायरेक्शन पे। तो क्या वो इस एरिया को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा? इस एरिया को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ेगा। आप देख लीजिए, ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, क्या इसको पार कर पा रहा है? तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा को चेंज कर देंगे तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि फ्लक्स तीन बातों पे डिपेंड किया। पहला किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। तीसरा किसके ऊपर? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बने कोण के ऊपर, है ना। अब देखिए थीटा के वेरियस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। सपोज कीजिए कि हम थीटा जीरो करते हैं। अभी थीटा जीरो कब होगा? जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विद्युत बल रेखा एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में क्या करेंगे? उस एरिया से पास करेंगे। ये फिगर आप देख लो ना। तो ऐसी स्थिति में थीटा जीरो तो फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो ई ए ये आपका क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स है। इससे ज्यादा बल रेखा नहीं गुजर सकता। अब दूसरा, इस स्थिति को जो मैं समझा रहा था, इस स्थिति में एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस पे और फोर्स लाइन उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में थीटा 90 और जब थीटा 90 सेकेंड अगर हम बोले थीटा 90 तो फ्लक्स होगा क्या? तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0 तो फाई ई हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लाइन आएगा तो निश्चित तौर पर उस एरिया से कोई भी फोर्स लाइन पास नहीं करेगा और फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि हमने एरिया वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉ किया, ये तो हमेशा आउटवर्ड होता है एरिया के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहां दिखाते हैं? इनवर्ड दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? थर्ड कंडीशन में। तो ऐसी स्थिति में थीटा 180 डिग्री और थीटा 180 डिग्री के लिए फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 180 और फाई ई बराबर कॉस 180 का वैल्यू -1 तो माइनस ई है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बार पॉजिटिव फ्लक्स मिला, एक बार फ्लक्स 0 हुआ और एक बार नेगेटिव फ्लक्स हुआ। तो फ्लक्स किस स्थिति में मैक्सिमम होगा? तो फ्लक्स जो जब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में फोर्स लाइन यदि गुजर जाएगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फ्लक्स 0 कब होगा?
जब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगे तब फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम लोग आगे ये देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा ही लिख देते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ। फॉर्मूला क्या है, फाई ई बराबर ई ए। तो ई का यूनिट क्या होता है, ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक तो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ई का एक और यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है, मैं यहां और लगा दूं। आपने पढ़ा होगा ई का एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर स्क्वायर से एक मीटर यहां कैंसिल, तो एक यूनिट मिला वोल्ट मीटर। तो फाई ई का आप दो यूनिट लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो यूनिट। एक तो लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बराबर वोल्ट इनटू मीटर। डायमेंशन देखा जाए, डायमेंशन देखिए, फाई ई बराबर ई ए। ई हमारा कितना होता है, एफ बाई क्यू नॉट इंटू ए। अब डायमेंशन आप लिखिए, फाई ई बराबर एफ का एम एल टी माइनस टू, चार्ज का ए टी और एरिया का एल टू। सॉल्व कर लीजिए तो कितना मिलेगा, फाई ई बराबर एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है, एक स्केलर मिलता है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिल रहा है, फ्लक्स मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है ना। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा। मैंने बहुत प्रयास किया है कि आप इसको आसानी से समझ जाओ। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉस के लॉ में बहुत यूज है। तो मेरा अगला वीडियो गॉसेस लॉ पे होगा, मिस नहीं करेंगे आप लोग। और अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।